हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का साइंस चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु। आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। जो भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाते हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। अगर आप इसको नोट करेंगे तो उसको आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और सिर्फ ये 8वीं क्लास के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आने वाले अगर आप आगे चल कर के हाई स्कूल इंटर के बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका बेसिक होता है यहीं से आपका होता है। जो 6ठी का क्लास का है, 7वीं क्लास का है, 8वीं क्लास का है, तो जो बेस आपका पढ़ाया जाता है कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होती है। ये जो आपका चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम होता है वहाँ से कहीं ना कहीं 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स 100% श्योर आता कि आता ही आता है। खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आशा करते हैं आप इसको अभी से नोट भी करेंगे। अभी से नोट करने से क्या फ़ायदा रहेगा, जो आप हाई स्कूल का जब एग्ज़ाम देने जाएंगे कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में रहेगा और आसानी से इन चीज़ों के बारे में आप वहाँ पे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपने बुक से थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो बुक से अगर पढ़ाने के लिए बुक भी पढ़ाने के लिए तो मैं बुक पढ़ा दूँगा। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर बुक भी पढ़ाइए तो श्योर कि मैं भी बुक भी पढ़ा दूँगा। अभी मैंने 6वीं क्लास का स्टार्ट किया है कल से ही, तो उसमें मैंने बुक भी पढ़ाया है, उसके साथ क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं वो जो बुक है उसको कम देख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं स्टार्ट कर दूँगा, लेकिन आप नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ प्रश्न अभ्यास ही कराएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम खनिज के बारे में समझ लेते हैं। खनिज होता क्या है? तो खनिज उसे कहते हैं जो हम कुछ जो चीज़ें हम खोद करने के बाद, जैसे कि हम खोदते हैं, खोदने के बाद जो हमको प्राप्त होता है जिस भी फॉर्म में, जिस भी रूप में प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज। ठीक है, मिट्टी से हम जो चीज़ खोद के निकालते हैं उसको हम बोलते हैं खनिज। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं, एक होता है नाम अयस्क, इसको हम और इंग्लिश में बोलते हैं और इसको बोलते हैं मिनरल। तो कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिससे हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, जिससे हम उपयोगी धातु उससे उसके कई प्रोसेस से निकाल सकते हैं। जिससे हम धातु निकाल पाते हैं उसको हम बोलते हैं और, यानी कि अयस्क बोलते हैं। जबकि जो जितने भी हमारे मिनरल्स, जितने भी खुदाई से प्राप्त होते हैं, जितने भी खनिज प्राप्त होते हैं, जितने भी पदार्थ प्राप्त होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे खनिज कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो सभी अयस्क होते हैं खनिज होते हैं। ये पॉइंट, ये जो लाइन में बोल रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा। जो जितने भी अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं? खनिज होते हैं। परंतु सभी जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि सभी खनिजों से हम धातु का निष्कर्षण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी जो धातुएं हैं, सोना चांदी जो हम ये सब निकालते हैं, जो हमारा कॉपर है, एल्युमिनियम है, कहीं ना कहीं हम इसके निष्कर्षण, इसका शोधन करके इसका हम निकालते हैं। इसको पूरा एक प्रोसेस होता है, शोधन किया जाता है धातु का निष्कर्षण, तो उसके माध्यम से इसको निकालते हैं। तो जो अयस्क होते हैं, अयस्क से जो भी धातु निकालते हैं उसका कहीं ना कहीं कोई अयस्क होता है, उससे हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। जैसे अगर पारे की बात करते हैं तो पारे का एक अयस्क है। पारे का अयस्क जो पारा निकलता है कहाँ से निकलता है? पारा आपका धातु है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पारा लिक्विड फॉर्म में है जो कि द्रवित अवस्था में है। तो जो पारा आपका होता है वो एक धातु है और इसका जो अयस्क होता है उसका नाम है सिनेबार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सिनेबार ये आपका इससे पारे का अयस्क है। इसी प्रकार एल्युमिनियम का बॉक्साइड, बहुत कई बार 100 कम से कह नहीं सकते कितनी बार एग्जाम में, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक बार पूछ ही लिया जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। तब इस प्रकार से कई अयस्क के बारे में हम भी देखेंगे। नीचे यहाँ पे उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आपने देखा खनिज क्या होता है? जो हम मिट्टी से प्राप्त करते हैं खोद करके, वो हमारे जितने भी पदार्थ होते हैं सब खनिज कहलाते हैं। पर जो कि जैसे धातु के निष्कर्षण के लिए उपयोगी होता है उसको हम बोलते हैं अयस्क। इसलिए कहा गया सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। इसी में कड़ी में आगे हम देखते हैं पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से उनके सामने आपको उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। 4 ऑप्शन में से उसका एक ही ऑप्शन सही होगा। उस ऑप्शन के सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु
क्षारित हो सकती है। संक्षारित का मतलब क्या होता है कि उसमें कोरोजन, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन लगना, यानी जंग लग जाना। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें जंग लग जाता है यानी कोरोजन होता है, उसका संक्षारण होता है। तो चल पहला ऑप्शन है लकड़ी की मेज, दूसरा ऑप्शन है स्टील की कुर्सी, तीसरा ऑप्शन है खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, जबकि चौथा ऑप्शन है तेल लेपित लोहे की छड़। तो कोरोजन कहाँ पे लगता है? जब हम कोई चीज़ छड़ जो होता है हमारा लोहा हुआ होता है तो हम उसको गर्म खुले स्थानों पर रख देते हैं तो वहाँ पे नमी उमी पाता है तो उस पर क्या होती है, जंग लग जाती है, यानी कि संचरण उसका होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़ है जो संक्षारित होती है। देखिए अपना आपका अगला क्वेश्चन आ गया, बॉक्साइट किसका है? इसका हमने भी अभी डिस्कशन किया था इसके बारे में। तो इसके 4 ऑप्शन है, सोडियम का है, लोहे का है, एल्युमिनियम का है या कॉपर का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको एल्युमिनियम निकालना है तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादातर बॉक्साइट अयस्क का इस्तेमाल करते हैं और उसका शोधन करके हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि इसमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? तो सांद्रण का मतलब होता है कि हम जब कोई चीज़ जब हम संशोधन करते हैं किसी धातु का तो हमें कई प्रोसेस होता है, जैसे कि हम उसका सांद्रण करते हैं, निस्तापन करते हैं, भर्जन करते हैं, प्रगलन करते हैं और उसको कई प्रोसेस के थ्रू आउट हम उसको निकालते हैं। तो इसमें एक आपका सांद्रण जो होता है, इसमें से पूछा गया है सांद्रण की कौन सी विधि नहीं है। तो सांद्रण का मतलब पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर हमको सांद्रण करना है, सांद्रित तो क्या करते हैं, मान लीजिए पहला आपका फेन प्लवन विधि है। फेन प्लवन विधि में क्या करते हैं, पानी भर देते हैं पूरे लगभग आधे जो बर्तन होता है उसमें। इसमें 1% चीड़ का तेल होता है, जो तारपीन का जिसको जो बोलते हैं, चीड़ का तेल जो होता है इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ टबियर्स लगा देते हैं जिसमें कुछ छेद होती है हवा, और इधर से हम एयर डालते हैं बहुत तेज़ी से। और क्या होता है, पानी के अंदर ये मिला करके और जो अयस्क हमारा मिलता है, जो मतलब क्योंकि हमारा अयस्क जो होता है उसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को हम दूर करते हैं कई अलग अलग प्रोसेस से। तो जो हमारा पिसा हुआ पहले जो हमें जो खनिज प्राप्त होता है उसको हम पीस लेते हैं, जो अयस्क प्राप्त होता है उस अयस्क को पीस लेते हैं। पीसने के बाद क्या करते हैं, इसमें जब डालते हैं इसमें पानी रहता है, चीड़ का तेल आता है, उसमें क्या करते हैं बहुत तेज़ से एयर प्रवाहित कराते हैं। जब एयर प्रवाहित करते हैं तो क्या एक फेना बना लेता है, झाग बना लेता है। तो झाग को हम क्या करते हैं ऊपर साइड में हमारा एकत्रित हो जाता है, उसको निकाल करके जो झाग वाली यानी सल्फाइड की जो अशुद्धियाँ होती है इसके माध्यम से हम निकाल लेते हैं। क्योंकि आपका ये भी आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि है, कहीं ना कहीं ये भी सांद्रित करता है, मतलब कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट में निकाल कर मतलब कि जो अशुद्धियाँ होती है उसको अलग करने का प्रोसेस है। अगर आपका गुरुत्वीकरण पृथक्करण विधि है तो ये भी देखेंगे तो गुरुत्वीकरण पृथक इसमें भी वही प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ हमारी निकाली जाती है। जबकि निस्तापन में क्या होता है कि हम वायु को जो कभी कभी वायु के उपस्थित में गर्म करते हैं या वायु के अनुपस्थित में गर्म करते हैं, तो इसको एक को निस्तापन बोलते हैं, एक को भर्जन बोलते हैं। तो इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं हो रहा है कि जिसमें अशुद्धियाँ अलग हो रही हैं, सिर्फ इसमें गर्म किया जा रहा है या तो वायु के उपस्थित में गर्म किया जाएगा या तो वायु के अनुपस्थित में। तो जो आपका निस्तापन जो प्रोसेस है वो सांद्रण के अंतर्गत नहीं आता है। सांद्रण का मतलब होता है आपको यहाँ से कुछ अशुद्धियों को निकालना, उससे सांद्रित करना। तो ये आपका फेन प्लवन विधि है, एक चुंबकीय पृथक्करण भी है और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। इसके बारे में आप लोग अपनी बुक में देखे होंगे, अगर वहाँ पे नहीं देखे होंगे तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला प्रश्न है कि सोडियम धातु को, ये यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, खाली स्थान में क्या बनना है, मिट्टी के तेल में रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। किससे? चाकू से आसानी से काट पाते हैं। तो चाकू से हम किस धातु को काट देते हैं? एक तो सोडियम होता है, एक पोटेशियम भी नाम लेकर याद कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन नहीं आता है तो आपका पोटेशियम भी धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से काट पाते हैं। तो इसको हम किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। अगर हम इसको मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे, अगर पानी में रख देंगे तो ये जल जाएगा। तो जो जादूगर जो पानी में नहीं दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं कि मतलब फेंक देते हैं, कहते हैं आग लग गई, धुआं निकलने लगा पानी में, तो यही होता है, सोडियम धातु होता है। सोडियम धातु के छोटे से टुकड़े को क्या करते हैं, फेंकते हैं। जैसे ही पानी में फेंकेंगे ऑटोमेटिक अपने आप उसमें आग लग जाती है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है जिससे उसमें आग उग ना लगे, उसको बचाने के लिए। और ये भी ध्यान में रखेंगे चाकू से कौन सा ऐसा धातु, ये धातु है आपका, ये ध्यान में रखिए धातु है,
धातु को आसानी से चाकू से काट नहीं पाते हैं, लेकिन ये ऐसा धातु है जिसको आसानी से आप काट सकते हैं। आपने इससे पहले पारा के बारे में देखा, पारा किसके फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में। आप देखते होंगे थर्मामीटर में इसका भरा रहता है, थर्मामीटर में जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर खा, जंग लगने के लिए डैश तथा नमी यानी कि डैश आवश्यक है। तो अगर जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, यहाँ पे खाली स्थान पे ऑक्सीजन तथा नमी की। जब कोई चीज़, अगर कोई धातु बाहर रखी है, खुले स्थानों पर रखी है, अगर उसको ऑक्सीजन मिल रही है और नमी मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जंग लग जाएगी। और जंग लगने से किसी भी धातु का जो भार होता है बढ़ता है, हमेशा ध्यान में रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब किसी धातु के ऊपर जंग लग जाती है तो उसका भार घटता है या बढ़ता है, तो आप कहेंगे जो भार होता है वो बढ़ता है। ठीक है। अगला है धातु से तार बनाने का गुण। यहाँ पे खाली स्थान है, खाली स्थान में क्या भरेंगे, तन्यता कहलाता है। जो धातु से हम तार बनाते हैं उसका जो गुण होता है उसको हम बोलते हैं तन्यता। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अयस्क। अयस्क के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। इसलिए कहते हैं सभी जो अयस्क होते हैं खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाएं। यानी जो कथन सही है उसके सामने हमने सही का निशान लगाना है, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। पहला कथन पढ़ते हैं, हीरा जो हमारा है कार्बन का अपर रूप है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारा हीरा है कहीं ना कहीं कार्बन का अपर रूप है। जो हमारा ग्रेफाइट है, कार्बन, हीरा है, ये सब क्या है, ये कार्बन के अपर रूप है। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। खा है, हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, ये हमारा लोहे का अयस्क है, यानी कि Fe का अयस्क है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसके सामने हम लगा देंगे गलत। एल्युमिनियम का अयस्क आपका बॉक्साइड होता है, और भी होते हैं। तो अभी जो यहाँ पे दिया गया उतना याद कर लीजिए। गा वाला है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो एकदम सही है। अगर हम धातु यानी कि Fe का रिएक्शन कराए O2 से तो क्या बनाएगा, FeO2, यानी कि हम आपका ये बन जाएगा फेरस ऑक्साइड। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यानी इसका जो धातु अगर किसी ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है। जो क्वार्ट्ज होता है धात्विक खनिज है, ये बात सही है या गलत। क्वार्ट्ज जो हमारा होता है ये कहीं ना कहीं संगमरमर के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा धात्विक तो धातु है नहीं, संगमरमर क्या होता है, आपका पत्थर होता है। तो क्वार्ट्ज जो आपका धात्विक खनिज नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसके सामने हम गलत लगा देंगे। संगमरमर चूने के पत्थर से बना है। जो संगमरमर होता है चूने के पत्थर से बना होता है, बिल्कुल सही है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो निस्तापन की क्रिया होती है, निस्तापन की आपकी क्रिया है, उसमें वायु की अनुपस्थिति जरूरी है। यानी कि हम वायु की जब अनुपस्थिति में उसको गर्म करेंगे, जो हमारा अयस्क होता है, तो उसे हम बोलेंगे निस्तापन की क्रिया। जबकि एक भर्जन आपका आएगा, भर्जन में हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जो हमारा अयस्क होता है उसको किस में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में। तो चाप का जो आपका चा वाला अब यहाँ पे कथन दिया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। हम अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ये बात हमें इसके सामने गलत का निशान लगाना है, क्योंकि निस्तापन की जो क्रिया होती है उसको हम वायु की अनुपस्थिति में करते हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में देखेंगे इसके आगे वाले भाग को। थैंक यू।